प्रस्तुत पाठ टोपी श्री सृंजय द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें उन्होंने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है। वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करता है। दूसरी तरफ एक गरीब गोरैया पक्षी उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति करवा लेती है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एक थी गवरैया और एक था गवरा। दोनों एक दूजे के परम संगी यानी कि एकदम बेस्ट फ्रेंड। जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, भिनसर होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते यानी कि इवनिंग इवनिंग होते ही अपने खोते में नेस्ट में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। जैसे हम लोग पूरे दिन व्यस्त होते हैं, शाम होने से अपने मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से अपने सुख दुख के सारी बातें शेयर करते, वैसे ही वो दोनों भी शेयर करते। एक शाम गबरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फफता है उन पर कपड़ा। फबना मतलब जचना, अच्छा लगना। हाथ फपता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गबरैया बोल पड़ी, यानी कि कुछ कड़वी चीजें चुग लिया है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया यानी कि कितना सुंदर तेरा शरीर, एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले, सर से पैर तक ढक ले, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं गवरा, हंस कर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है, यानी कि अपने ड्रेस से ही लोग अपनी औकात हैसियत दिखाने लगते हैं। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है, गबरा बोला। गबरा उसके अगेंस्ट में है, इसलिए गबरा ने बोला, ये तो पूरा खोखला बात है, पूरा मूर्खता है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गबरैया बोली। मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गबरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलट जाता है मतलब रेस्पेक्ट चला जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछलना, इज्जत नीलाम होना। अपनी टोपी सलामत रहे, टोपी सलामत रहना, इज्जत बरकरार रहना, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कि इसी चिंता में लोगों का बटरिंग करना पड़ता है ना। मेरी मान, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वही राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गबरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बाबरा और था, गबरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक समझते हो, जिससे घोड़े को कंट्रोल में किया जाता है। चाबुक था बड़ा उम्दा, यानी कि एकदम लेटेस्ट था और बहुत अच्छा था और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बाबरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन
घोड़ा लगाम जीन। उसने कहा, चाबुक तो मिल गया, लेकिन चाबुक चलाएगा किस पर? ना उसके पास घोड़ा है, ना उसके पास लगाम है, और ना उसके पास जीन है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ हुआ बावड़ा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा तीन, घोड़ा लगाम जीन। यानी कि तेरी टोपी बनने का काम भी इजी नहीं है। गबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गबरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर बरसों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए एक रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम निकालता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उजर ना करो भैये, गबरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। अब देखो, इस तरह का कोई भी डील नहीं करता है ना, कि 50-50, तुम 50 के मालिक हो और मैं 50 के मालिक हूँ। कोई क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करता है, उसे कम पैसे देता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, पूरी ईमानदारी से कि तुम मेरे रुई को धुन दो, हाफ तुम ले लो, हाफ मुझे दे दो। धुनिये को अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। यानी कि अगर 16 आने की मजूरी यानी कि 100% में 50% उसका और 50% उसका, 16 का जैसे यहाँ 8 आना दिया हुआ है, वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गबरैया ने। उससे उत्साहित गबरा गबरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे राजा जी के अचकन, अचकन का अर्थ होता है कुर्ता, के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब क्या राजा जी के लिए ही होता है? गबरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं, यहाँ का चलन, खट मरे बरघा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लगवे भगवे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यानी कि राजा जी के जो चमचे हैं वो भी राजा जी का नाम लेकर हमें डराकर अपना काम करवाते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गबरैया बोली, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, क्योंकि इतनी बाजी मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होती। तन्न तन्न करके उसने तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गबरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे तो भाव, तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बून दे भैया, गबरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बून दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर बाद काफी गफस और दबीस कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गबरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सीलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी।
कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेकार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इसे बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियां सील दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी। चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। इसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर खुदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख री फुदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। राजा को बेहद हीठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों, देर ना करो। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी। दो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ महाड़ी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दें तो बोलूं सरकार। धुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था,
फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने अपने नफासत आती गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गबरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया है लगता है, इसे टोपी तक की नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ, खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गबरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। श्रींजय।